सेवा उपदेश पिंड पद सामरस्य। सर म्यूट हो गया आपका। म्यूट होगा। हरिओम। हरिओम। हाँ। पांचवा उपदेश है पिंड पद सामरस्य, जिसमें योगी की वेशभूषा, परम पद प्राप्ति के उपाय, सदगुरु के विषय में, योग सिद्धि के लक्षण, गुरु कुल संतान, ऐसे प्रमुख बातें बताई गई। छठा उपदेश अवधूत योगी। अवधूत योगी, अवधूत की विषय में बताया गया। तो यह प्रमुख रूप से इतनी बातें हमको देखना है। जो पीडीएफ है उसमें 4 अध्याय तक ही है। आगे अगर जरूरत होगा तो बोल ही देंगे, उसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो हम देखते हैं शुरू से। ये हमारा एक ऊपर का स्ट्रक्चर था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6 उपदेश का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। वहीं शिव संहिता में 5 पटल में चीजें बताई गई हैं। वहां अध्याय को पटल बोला गया है, यहाँ उपदेश बोला गया है। पिंड उत्पत्ति विचार। पिंड उत्पत्ति विचार के अंतर्गत आदिम शक्तियां हैं, निजा परा अपरा सूक्ष्मा कुंडलिनी। इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इनका सीक्वेंस याद होना हमें बहुत जरूरी है। निजा परा अपरा सूक्ष्मा कुंडलिनी, जिसमें निजा की हमने पहले और अंतिम गुण देखे, सब देखा है। अधिष्ठात्र देव, अपरम पद, परम पद, शून्यता, निरंजना, परमात्मा, अनाद्य पिंड, परमानंद प्रबोध, चित्त उदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव, महासाकार, आद्य पिंड, महाआकाश, महावायु, महातेज, महाजल, महापृथ्वी। इसका सीक्वेंस हमें याद होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि महाआकाश से महावायु की उत्पत्ति हुई, महावायु से महातेज, महातेज से महाजल, महाजल से महापृथ्वी, इस तरीके से उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। उसके बाद महाआकार पिंड की, महासाकार पिंड की 8 मूर्ति, जिसमें क्या है, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, इस तरीके से बताया गया। फिर प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, जिसमें नर नारी उत्पत्ति बताया गया। भूमि तत्व, जल तत्व, तेजस तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये क्या है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति। जो हमारा ये पिंड है, ये शरीर है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भूमि तत्व, जल तत्व, तेजस तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। इसमें क्या क्या है, इनके पहले और आखिरी के हमें याद होने चाहिए। पहला है भूमि में अस्थि, आखिरी है नाड़ी। 5 5 गुण सबके बताए गए हैं। जल तत्व में पहला है लार, अंतिम है स्वेद। तेजस तत्व में क्षुधा है, भूख है, और अंतिम है आलस्य। वायु का पहला गुण है धावन, और अंतिम है निरोधन। फिर आकाश तत्व का पहला गुण है राग, अंतिम है मोह। इस तरीके से इनके गुणों का वर्णन किया गया है। आगे हम भविष्य में कभी रिवीजन करेंगे तो इनको विस्तार से एक एक पर डिस्कस करेंगे। अभी अगर उस तरीके से करेंगे तो 15 20 दिन लग जाएगा इसी को करने में। अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि अहंकार, चित्त चैतन्य। मन का 5 स्वरूप है, बुद्धि का 5 गुण है, अहंकार का 5 गुण है, चित्त का 5 गुण है, चैतन्य का 5 गुण है। सबके 5 5 गुणों को बताया गया है। कुल पंचक, कुल पंचक के अंतर्गत 5 बातें बताई गई। सत्व रज तम काल जीव, सत्व रज तम काल जीव, ये है कुल पंचक। व्यक्ति शक्ति पंचक के अंतर्गत इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। फिर प्रत्यक्ष करण पंचक, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। कर्म, काम, चंद्रमा की 17 कला का वर्णन किया गया। सूर्य की 13 कला का वर्णन किया गया। अग्नि की 11 कला का वर्णन किया गया है।
फिर 10 नाड़ी बताई गई। नाड़ियों को हमने देखा, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलम्बूसा, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, शंखिनी। ये 10 प्रमुख नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में हैं। इनका वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रथम अध्याय, प्रथम उपदेश, पिंड उत्पत्ति विचार के अंतर्गत किया गया है। 11वां पॉइंट है नाड़ी, और इनका स्थान भी बताया गया है। इड़ा नाड़ी बाई नासिका में, पिंगला दाहिनी, सुषुम्ना मध्य में, सरस्वती गले में, पूषा बाई आंख में, अलम्बूसा दाहिनी आंख में, गांधारी बायां कान, हस्तजिह्वा दायां कान, कुहू गुदा द्वार, और शंखिनी जनन अंग। इस तरीके से ये हमारे शरीर में इसका सीक्वेंस बताया गया है। 10 वायु है, सबको पता है क्या है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कर, देवदत्त, धनंजय। ये 10 वायु हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम करते हैं। इनको भी, तो ये हमारा प्रथम उपदेश पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। द्वितीय उपदेश है पिंड विचार। पिंड विचार क्या चीज है? पिंड विचार जिसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। पहली बात बताई गई है 9 चक्र। अब ये चक्र महत्वपूर्ण विषय है, और प्रश्न भी आता है। सिर्फ चक्र को अगर देखा जाए तो चक्रों से 2 प्रश्न लगभग हर साल आ जाते हैं। एक प्रश्न, 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न। तो पिछली बार तो जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि चक्रों से कैसे प्रश्न आए थे पिछली बार। और ये चक्र महत्वपूर्ण है। कई जगह पे चक्रों का वर्णन मिलता है, प्रमुख रूप से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। दूसरा प्रमुखता विषय है शिव संहिता का। तीसरा है योग राजोपनिषद का। चौथा है कहाँ पर, कौन से ग्रंथ में है? गोरक्ष संहिता। गोरक्ष शतक जो बोलते हैं, गोरक्ष संहिता में भी चक्रों का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन से ग्रंथ में कितने चक्र हैं, क्या क्या बताया गया है, हमें प्रमुख रूप से ये हमें याद होना चाहिए, हमें समझ में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सबसे ज्यादा चक्रों की संख्या बताई गई है। कितने हैं? 9 चक्र हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र बताए गए हैं। वहीं योग राजोपनिषद में भी 9 चक्र ही बताए गए हैं। शिव संहिता में 7 चक्र बताया गया है। गोरक्ष संहिता में 6 चक्र बताया गया है। प्रमुख विषय क्या है? हम ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति गुरु गोरक्षनाथ जी का ग्रंथ है। और गोरक्ष संहिता अर्थात जिसको गोरक्ष शतक भी बोलते हैं, वो किसका ग्रंथ है? वो भी गोरखनाथ जी का ही ग्रंथ है। लेकिन अब हम अगर चर्चा करें गोरखनाथ गोरख संहिता की, गोरख संहिता की और सिद्ध सिद्धांत पद्धति की, तो जो चीजें यहाँ बताई गई हैं वहां अगर हैं तो उससे कम ही हैं। जैसे अगर हैं या तो उतनी ही हैं या तो उससे कम हैं। जैसे चक्रों का उदाहरण ले तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र बताए गए। वहीं गोरक्ष संहिता में 6 चक्रों का वर्णन किया गया है। और यहाँ बताया गया है 3 लक्ष्य। वहां कितना लक्ष्य बताया गया है? 2 लक्ष्य बताया गया है। ऐसे ही यहाँ 10 वायु का वर्णन है, वहां कुछ कम है। क्या है उसको हम वहां पर देखेंगे। तो मेन पॉइंट है हमारा चक्र का। 9 चक्र है यहाँ पे। कौन कौन से? ब्रह्म चक्र, पहला चक्र है ब्रह्म चक्र। मूलाधार के चक्र को ब्रह्म चक्र बोला गया है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा है नाभि चक्र। चौथा है अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, आकाश चक्र। ब्रह्मरंध्र चक्र को निर्वाण चक्र बोला गया है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्रों को पद्म कह के संबोधित किया गया है, पद्म। ठीक है। उसके बाद 16 आधार हमने देखा। 16 सर शिव आधार। सर शिव संहिता में पद्म कह के बोला गया है ना?
हाँ हाँ सॉरी, शिव संहिता में पद्म कह के बोला गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्र है, 9 चक्र बोला गया है। शिव संहिता में चक्रों को पद्म कह के संबोधित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल धरा जी, धन्यवाद। इसके बाद 16 आधार हमने कल देखा, एक एक आधार को देखा। शुरू नीचे से होता है, ये चक्रों का भी सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है, आधारों का सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है। तो हमको पता है चक्रों की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे नीचे से। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइन है हमारा, मेरुदंड है, सबसे नीचे वाला भाग क्या है, मूलाधार, जिसको यहाँ ब्रह्मरंध्र बोला गया है। उसके बाद है स्वादिष्ठान, उसके बाद है नाभि, उसके बाद अनाहत, उसके बाद विशुद्धि, ऐसे ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सीक्वेंस है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऊपर से सीक्वेंस बनाए, तो सबसे पहले आकाश होगा, फिर ब्रह्मरंध्र होगा, फिर भूचक्र होगा, फिर तालुका होगा, फिर विशुद्धि होगा। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिपेंड करता है। 16 आधार जो बताए गए, इनकी भी शुरुआत कहाँ से होती है, नीचे से होती है। सबसे पहले पादा अंगुष्ठा आधार, पैर का जो अंगूठा है उसको पहला आधार बोला गया। फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद दूसरा आधार क्या बोला, मूलाधार। तीसरा आधार गुदा को। चौथा चौथा मेड आधार मतलब जनन अंग को बोला गया। फिर उड्डयन आधार, फिर नाभि आधार, फिर हृदय आधार। अगर इसमें से आपको पता है ना, कुछ भी पूछ ले, दो चार भी पता है, तो आपको एक सीक्वेंस पता चल जाता है कि कौन सा किससे ऊपर है, कौन सा किससे नीचे है। वहां आप एनालिसिस करके, रीजनिंग करके, लॉजिक लगा के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं पता होगा, पूरे कोरे कागज ही होंगे, तो कोई मतलब ही, लॉजिक एनालिसिस रीजनिंग तभी लगता है जब थोड़े से बुद्धि में ज्ञान हो। ठीक है, तो सबसे पहले पादांगुष्ठाधार, फिर मूलाधार, फिर गुदाधार, मेड आधार, उड्डयन आधार, नाभि आधार, हृदय आधार, कंठ आधार, घटिका आधार, तालु आधार, फिर जिह्वा, फिर भ्रू मध्य। धीरे 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 एक एक करके ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर। उस आवाज नहीं आ रही सर। अंतर। सर आपकी हरिओम। आवाज कट रही है। सर आवाज ही नहीं आ रही। हरिओम। हरिओम सर। यहाँ तो ठीक, और ठीक है यहाँ तो नेटवर्क। हाँ जी भैया। शिवम। अब आ रही है सर। मध्य। अभी भी ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए नेटवर्क। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज
सर लेफ्ट हो गए क्या? जी लगता है ऐसा ही रहा है। फिर से ज्वाइन होंगे लगता है। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ अभी हरिओम आवाज आ सर। रही है शिवम जी? जी जी, सर। अभी 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 क्लियर है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बताया गया? 16 आधारों की बात कर रहे थे। वर्णन किया गया है। अभी फिर आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं नहीं जा आ रही आवाज सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रही। इसको हटा दें तो अच्छा रहेगा। तो यार हाँ, कहीं नेटवर्क स्टॉप। इशू है, हम समझ रहे हैं। इस वजह से हमारी वॉइस आप कट। क्लियर है। आप क्लियर है भैया। अभी तो अच्छा खासा। फिर से सुनाई नहीं दे रहा है सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम सर। हाँ अभी ठीक है आवाज? जी जी सर। अभी तो ठीक है। जी सर। वो स्क्रीन शेयर करने की वजह से ऐसा हुआ। नेटवर्क नहीं है अच्छा मंगल जी, इस वजह से स्क्रीन शेयर करना संभव नहीं है। अभी ठीक है तो क्लास चलेगी अभी। अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण आवाज नहीं आएगी। नहीं तभी नहीं हम सर, आगे देखेंगे। कोई भी कर सकता है स्क्रीन शेयर, जरूरी नहीं है कि आप ही करें। यदि कोई और करना मैं चाह नहीं रहा है कर तो रहा हूँ ना, वो कोई और भी करेगा तो मुझे नेटवर्क की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा। मैंने ठीक है। नहीं किया है शेयर, जी जी, किसी ठीक है और तो ने ही शेयर किया है। ठीक है। अ, आगे होगा जैसा फिर किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ। क्या है अगला बताया गया? लक्ष्य के बारे में। ये 16 आधार बात समझ में आई? 16 16 आधार बात समझ में आई। 16 आधार ये शरीर के नीचे से शुरू होते हैं, ये सीक्वेंस नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक, जैसे चक्रों में नीचे से लेकर ऊपर ऊपर तक होते हैं, वैसे ही इसमें भी वैसे ही इसमें भी नीचे से ऊपर तक इन आधारों का वर्णन किया गया है। सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे देखें ब्रह्म रंध्र आधार, तो ब्रह्म रंध्र एक चक्र तो है ही। लास्ट आधार किसको बोला गया? ब्रह्म रंध्र को। और पहला आधार क्या है? पहला आधार है पादांगुष्ठा आधार। उसके बाद मूला आधार। तो सबसे पहले ब्रह्म अंतिम का आधार जो सबसे ऊपर का आधार है ब्रह्मरंध्र आधार। और उसके नीचे है ललाट। ये हमारा ललाट है ना, ललाट जहाँ पे हम चंदन का लेप लगाते हैं, टीका लगाते हैं, ललाट आधार। उससे नीचे कौन सा ललाट है, आधार है? नासा मूल कपाट। नासा मूल कपाट। उससे नीचे नासिका का आधार। फिर उसके नीचे भूमध्य आधार। सोचिए
ये भूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र के बीच में इनको बताया गया है। भूमध्य से, यह बात समझने की है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचिए कि भूमध्य है, ये जो आईब्रो के मध्य का भाग है, इससे लेकर ब्रह्मरंध्र के बीच में नासिका आधार है, नासा मूल कपाट है, ललाट है। ललाट तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ललाट से भी नीचे है नासिका आधार और नासा मूल कपाट। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा सीक्वेंस ही मामला होता है। अगर हमको सीक्वेंस पता होता है तो हम आराम से जवाब दे देते हैं। ठीक है ना। ये 16 आधार बताया गया है। 3 लक्ष्य, 3 लक्ष्य में क्या है, कौन कौन से लक्ष्य बताए गए। ये 3 लक्ष्य, पहला लक्ष्य है अंतर लक्ष्य। अंतर लक्ष्य में कुंडलिनी जो शक्ति है, प्राण शक्ति को मन में निरंतर देखने के लिए कहा गया है। और अंतर लक्ष्य दूसरा, ये अंतर लक्ष्य 5 प्रकार का अंतर लक्ष्य बताया गया है। पहला अंतर लक्ष्य में क्या बताया, कुंडलिनी शक्ति को देखने के लिए बताया। दूसरा अंतर लक्ष्य क्या है, ये जो ललाट है ना, ललाट, ये ललाट एक क्या है, एक आधार है। इस ललाट आधार से थोड़े से ऊपर के स्थान में, जिसे गोलट कहते हैं, गोलट मंडल है, उसमें चमकते हुए तारे के सदृश ज्योति का मन से दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। यह भी अंदर की ही बात है, अंतर लक्ष्य दूसरा भी अंदर की ही बात है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति वाली अत्यंत लाल ज्योति का ध्यान करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद कुछ बता रहे हैं, क्या है, अंगुली के से दोनों कानों को बंद करें, इससे सिर के अंदर धू धू जैसी ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि पर लक्ष्य केंद्रित करें। यह भी अंतर लक्ष्य का ही एक प्रकार है। उसके बाद भी फिर एक और बताए हैं, क्या है, आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति को मन से देखें। इस तरीके से हमें यहाँ क्या जानना है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्य लक्ष्य। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में 3 लक्ष्य का वर्णन किया गया है, जिसमें अंतर लक्ष्य के अंतर्गत 5 जगह पर ध्यान करने की बात कही गई है। कितनी जगह पर, 5 जगह पर। अगला अगला पॉइंट है बहिर्लक्ष्य। बहिर्लक्ष्य क्या है, इसमें आगे की पंक्तियों में बाहर में स्थित लक्ष्यों का परिचय दिया जाएगा। बाहरी, प्रथम बाहरी लक्ष्य है नाक के बाहर, नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नील ज्योति के समान देखें। ये नाक के बाहर देखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाक के बाहर देखने के लिए कहा गया है। उसके बाद नाक के अगले भाग के 6 अंगुल नीचे धुएं के रंग के वायु तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। यह भी शरीर के बाहर की बात की गई है, बहिर्लक्ष्य की बात की गई है। उसके बाद फिर बताते हैं, तीसरा क्या बताते हैं, तीसरा बताते हैं नाक के आगे के भाग से 8 अंगुल दूरी पर नीचे अत्यंत लाल वर्ण के अग्नि तत्व को देखते हुए ध्यान करें। तो यह तीसरा भी बहिर्लक्ष्य ही है। उसके बाद फिर बताते हैं 10 अंगुल नीचे, तो कितना बताया, 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल। ठीक है, ऐसे 10 अंगुल बताने के बाद, नोट्स में तो आपने नहीं लिखा है ना, एक्स्ट्रा बता नहीं रहे हैं। लिखा है, सिर्फ समझ लें कि यह अंतर लक्ष्य में 5 प्रकार बताया गया है। नोट कर लें, अंतर लक्ष्य,
5 प्रकार का है। ठीक है, अंतर लक्ष्य कितना है? 5 प्रकार। बहिर्लक्ष्य में क्या बताया? एक बताया कि नासाग्र से 4 अंगुल नीचे, फिर 6 अंगुल नीचे, फिर 8 अंगुल नीचे, फिर 10 अंगुल नीचे। है, ये अलग अलग स्थान बताया गया है। तो एक 4 अंगुल हो गया, 6 अंगुल हो गया, 8 अंगुल हो गया, 10 अंगुल हो गया, 4 प्रकार का बताया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? नासिका के आगे के भाग के 12 अंगुल, इन्होंने भी 5 बहिर्लक्ष्य भी। यहाँ से प्रश्न यही आएगा, अगर आएगा भी तो अंतर लक्ष्य कितने प्रकार का बताया गया है, बहिर्लक्ष्य कितने प्रकार का बताया गया है। ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आकाश की ओर ऊपर मुख करके देखने का प्रयत्न करें। इससे क्या होता है? किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देता है। हैं? ऐसा करने से चित्त निर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 क्या है? बहिर्लक्ष्य। बहिर्लक्ष्य भी बताया गया, 5 प्रकार क्या है? अथवा नेत्रों से इस प्रकार बहिर्लक्ष्य, अनेक अनेक प्रकार के बहिर्लक्ष्य हैं, इसकी संख्या नहीं है। अंतर्लक्ष्य कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। बहिर्लक्ष्य अनेक प्रकार का, ढेर सारे प्रकार बताए गए हैं बहिर्लक्ष्य के, गिनती नहीं बताया है। अनेक इति अनेक विधम बहिर्लक्ष्यम। पहला जो बताए हैं कि 4 अंगुल नीचे नील वर्ण प्रकाश को देखें, दूसरे में कौन सा प्रकाश देखना है 6 अंगुल वाले में? देखिए देखिए, यहाँ उसमें अभी ना जाए, सिर्फ इतना देखना है कि अंतर लक्ष्य 5 प्रकार का बताया गया है, और वो 5 क्या है उस पे अभी ना जाएं, सिर्फ संख्या ही इनकी ध्यान रखें। और बहिर्लक्ष्य को अनेक प्रकार का बताया गया है, इनमें गिनती नहीं बताया है, अनेक प्रकार का है। ठीक है, और अनेक इसमें लक्ष्य में सबसे अच्छा लक्ष्य कौन सा है? अंतर लक्ष्य है, सबसे अच्छा लक्ष्य है अंतर लक्ष्य। उसके बाद मध्य लक्ष्य का वर्णन करते हैं। मध्य लक्ष्य का वर्णन करते हैं तो ये क्या है? इस प्रकार 3 प्रकार के लक्ष्य का वर्णन किया गया है, जिसमें मध्य लक्ष्य क्या है इसको थोड़ा सा सुन ले। क्या है? आधार के बिना श्वेत वर्ण को मन से देखें, आधार के बिना श्वेत वर्ण को मन से देखें, अथवा लाल वर्ण को, अथवा काले वर्ण को, अग्नि के वर्ण को, और अग्नि की लपट के वर्ण को, अथवा ज्योति रूप को, अथवा सूर्य के मंडल के आकार को, अथवा चंद्र के मंडल को, अथवा स्थान रहित, अथवा केवल अपने शरीर मात्र को या खंडित पिंड मात्र को ध्यान में देखें। इति लक्ष्य त्रयम। तो यह मध्य लक्ष्य क्या है? इसमें विभिन्न चीजों को देखने के लिए कह रहे हैं, रंग को, पत्ते को, पंखुड़ी को विभिन्न रूपों में देखने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बात ध्यान में रखने वाली है, लक्ष्य त्रय, 3 लक्ष्य बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय में। पहला अंतर लक्ष्य जो 5 प्रकार का है, बहिर्लक्ष्य अनेक प्रकार का है, मध्य लक्ष्य क्या है? जिसमें विभिन्न चीजों को विभिन्न प्रकार से देखने की बात कही गई है। इतना ही हमारे लिए अभी का हमारा विषय है। ठीक है, इसके बाद व्योम पंचक का वर्णन किया गया है। व्योम पंचक क्या है? यह आकाश को व्योम बोलते हैं, इन्हीं के 5 नाम हैं। क्या क्या? एक प्रश्न आया है, अभी हमको बहुत गहरे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो जो भी पेपर बनाते हैं अभी सरफेस लेवल का पेपर बनाते हैं। क्या है लक्ष्य? इसमें व्योम पंचक में 5 बात है, आकाश, पराकाश, महाआकाश, तत्व आकाश, सूर्य आकाश। 5 आकाश के ही 5 नाम हैं, आकाश, पराकाश, महाआकाश, तत्व आकाश, सूर्य आकाश।
यह व्योम पंचक है। ये कहाँ पे बताया गया है? द्वितीय अध्याय सिद्ध सिद्धांत पद्धति के पिंड, कौन से उपदेश में? पिंड विचार में बताया गया। इसके बाद का पॉइंट है क्या? अष्टांग योग। अष्टांग योग हमारा महत्वपूर्ण विषय है। अष्टांग योग हमें समझना है। क्या बताया गया है अष्टांग योग के बारे में? वही अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि के द्वारा जो बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण जो आता है, आसन और प्राणायाम से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग का वर्णन किया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में 5वां पॉइंट है। पहला पॉइंट 9 चक्र, दूसरा 16 आधार, तीसरा 3 लक्ष्य, चौथा व्योम पंचक, 5वां अष्टांग योग। यम में क्या है? यम में कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करने के। एक लाइन में सिर्फ बात को समझें अभी। इंद्रियों को वश में करना क्या है? यम है। नियम क्या है? मन को वश में करना नियम है। इंद्रियों को वश में करना यम, मन को वश में करना नियम। उसके बाद स्वयं तथा परमात्मा में लीन होना आसन कहलाता है। स्वयं तथा परमात्मा में लीन होना आसन कहलाता है। आसन की परिभाषा जो बताई गई है क्या है? स्वयं तथा परमात्मा में लीन होना आसन कहलाता है। आसन कितने बताए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? 3 आसन बताए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 3 शब्द है इस ग्रंथ के नाम में। 3 शब्द है। पहला शब्द है सिद्ध, पहला शब्द है सिद्ध, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है पद्धति। पहला है सिद्ध, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आसन भी 3 हैं। सिद्ध का मतलब है सिद्धासन या स्वस्तिक आसन बोल सकते हैं। सिद्धांत का मतलब है सिद्धासन। दूसरा है पद्मासन। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, 3 आसन बताए गए हैं। आसनों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और खास करके शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के आसनों के बारे में। ठीक है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? आसन की बात समझ में आई। प्राणायाम देखते हैं क्या है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में बताया है कि नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को स्थिर करना। नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को स्थिर करना क्या है? प्राणायाम है। और यह प्राणायाम कितने प्रकार का बताया गया है? प्राणायाम बताया गया है 4 प्रकार का। प्राणायाम 4 प्रकार का बताया है। प्राण की स्थिरता, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण की स्थिरता। कहाँ पे स्थिरता? नाड़ियों में प्राण की स्थिरता होनी चाहिए। नाड़ियों में प्राण का प्रवाह ही प्राणायाम है, जिसको कहा रेचक। रेचक का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या बताया है? बोला रेचक, कुंभ, पूरक, कुंभक, संगठन। संगठन, संगठ बोला गया है। संगठन हम लिखते हैं, लेकिन कहा गया है संघट्ट। संघट्ट अर्थात संघट्ट का मतलब क्या है? हाँ, पहले रेचक बोला है। रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, संगठक।
सर नोट्स में तो आपने पहले पूरक लिखा है। जी सर, पूरा पहले है। हाँ लिखा है, ये 4 प्राणायाम है। और यहाँ जो श्लोक में जो दिया गया है वो सही है। एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही थी, उसी को मना कर रहा था। क्या है, सबसे पहले बताया गया रेचक। रेचक का मतलब क्या है, प्राण वायु को बाहर निकालना। रेचक क्या है, जो ये वायु बाहर निकलती है उसको क्या बोला, रेचक। पूरक क्या है, प्राण वायु को अंदर लेना, पूरक है। जो हम श्वास लेते हैं पूरक, जो श्वास छोड़ते हैं रेचक। कुंभक क्या है, अंदर में जो श्वास का रुकना, अंदर में श्वास को रोकना कुंभक है। संगठन प्राणायाम क्या बोला गया है, स्थान विशेष में स्थिर करना। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक और संगठन जिनको बोला जाता है, ये 4 प्राणायाम हैं। इसके बाद संगठन क्या बताते हैं हुआ जी? आ? संगठन क्या सं, हुआ, प्राण और अपान का मिलन? संगठन का मतलब क्या है, स्थान विशेष में स्थिर करना, स्थिर होना। जब रोक लेते हैं, आप रोकते हैं तो कुंभक होता है। जब वह स्वतः ही रुक जाता है, उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है बाह्य अभ्यंतर विषया छेपी चतुर्थः। स्वात्मा राम ने कहा है केवल कुंभक। ठीक है, बाकी किसी का माइक ऑन हो तो उसको बंद कर लेंगे। जो भी बोलना है बोल के बंद कर सकते हैं, बंद कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग भी रहती है तो आवाज स्पष्ट रहेगा वहां पे। और किसी का माइक खुला है तो सर जी, जो यहाँ पे सीरीज बनेगी वो पहले रेचक फिर कुंभक इस तरह से बनेगी, जैसे सिद्धांत पद्धति में। हाँ ये लिखा है रेचक, पूरक, फिर कुंभक, फिर संगठन। श्लोक में ये लिखा है, हमें चारों का नाम याद होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, रेचक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक। जो हम प्राणायाम करते हैं, सबसे पहले रेचन करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। उसके बाद पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, फिर रेचन करते हैं। ये सीक्वेंस होता है। यहाँ जो प्राणायाम बताया है 4 प्रकार का, पूरक क्या है, रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रत्याहार। सर प्रत्याहार क्या है, संगठन का बता दीजिए थोड़ा। आ? संगठन का बता दीजिए थोड़ा। संगठन का मतलब जैसे क्या है, कुंभक जो स्वतः होता है। एक होता है आप कुंभक करते हैं, जो आप करते हैं उसको बोला गया है कुंभक। जब वो श्वास अपने आप रुक जाए, आप नहीं रोक रहे हैं, खुद ही रुक जा रही है, तो उसको बोला गया है संगठन। ठीक है, इसके बाद बताते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार आप सभी को पता है क्या होता है प्रत्याहार, कि ये जो विषय हैं, इंद्रियां उन विषयों की ओर जो भागती हैं, उनसे इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं। इंद्रियां जो है अपने विषयों की ओर ना जाके अंतर्मुखी हो जाएं, प्रति आहार हो जाएं, उसी को कहा गया है प्रत्याहार। इसके बाद क्या आता है, धारणा। धारणा क्या बोला है, आत्मा और परमात्मा को एक मानना। आत्मा और परमात्मा को एक मानना धारणा है। आत्मा, वह आत्मा अंदर बाहर एक ही है। जो अंदर में है, जो बाहर में है, जो व्यष्टि जगत में है, जो समष्टि जगत में है, एक ही है, उसी को कहा गया है वह है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को एक मानना ही धारणा है। अगला बात बताते हैं ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान क्या है,
सभी प्राणियों में समता का भाव, सभी प्राणियों में समता का भाव क्या है? सभी प्राणियों में समता का भाव ध्यान है। अंतिम बात बताते हैं समाधि। समाधि क्या है? अंतःकरण के तत्वों के प्रति तटस्थ भाव, तटस्थ भाव, अंतःकरण के सभी तत्वों की सम अवस्था, सर्वभाव, पदार्थों में अभेद का भाव, मन की क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिति होना, अर्थात क्या है? तटस्थता होना, समता होना, क्या है? समाधि है, अंतःकरण के तत्वों के प्रति। तो इस तरीके से यहाँ अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। प्रश्न भी यही आता है कि अष्टांग योग का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? उसमें नाम आ जाता है ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, घिरण संहिता, योग सूत्र। 2 ऑप्शन सही रहता है। तो आपको पता चल गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। कौन से अध्याय में बताया गया है? तो दूसरे अध्याय में बताया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय, देखते हैं जिसका नाम है तृतीय उपदेश। जिसको उपदेश बोला गया है, कौन सा उपदेश है ये? तृतीय उपदेश है, जिसका नाम है पिंड संवित्ति, जिसको पिंड ज्ञानी बोलते हैं। पिंड ज्ञानी क्यों बोलते हैं? कि ज्ञान के संबंध में यहाँ कहा गया है। इस पिंड में पिंड करने वाला कौन है? पिंड का ज्ञान क्या है, इसका कथन होगा। क्या है? जो योगी शरीर के अंदर चर और अचर संपूर्ण विश्व को जानता है, वह पिंड क्या है? पिंड संवित्ति है, पिंड को जानने वाला है। अब कौन कौन सी बातें बताई गई हैं इसके अंतर्गत? तो यहाँ पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे वेद पुराण जो हैं, वहां क्या बताया गया है कि विश्व का जो आधार है, विश्व क्या है? इस शरीर को ही विश्व बोला गया है, लोक बोला गया है, देश बोला गया है। यह संपूर्ण विश्व जो ये चर अचर जो दिख रहा है विश्व, इसका जो आधार है, 2 मान्यता है इसके विषय में। एक मान्यता क्या है कि कछुए पर यह विश्व टिका हुआ है। ये संपूर्ण विश्व का आधार क्या है? कच्छप है, कछुआ है। और दूसरा मत क्या है? किसी को पता है दूसरा मत क्या है? दूसरा मत है शेषनाग। शेषनाग पर विश्व का आधार है। लेकिन ग्रंथकार ने ये क्या है? गोरक्षनाथ जी हैं, ये क्या मान रहे हैं? ये मान रहे हैं, प्रथम आधार को मान रहे हैं कि कच्छप आधार है। सकल विश्व का आधार कच्छप है। तो गोरक्षनाथ जी किसको आधार माने हैं? कच्छप को माने हैं। मानव शरीर भी सकल विश्व का प्रतिरूप ही है। ये जो हमारा शरीर है, ये इसी को विश्व कहे, पहले ही हमने बताया। इस शरीर को विश्व कहा गया है, इस शरीर को लोक कहा गया है, इस शरीर को देश कहा गया है। ठीक है, तो ये जो विश्व है, जो हमारा ये शरीर है, ये क्या है? इसमें 7 पाताल हैं, 7 पाताल। इसी हमारे शरीर में 7 पाताल बताए गए हैं। और क्या बताए हैं? 21 ब्रह्मांड बताया गया है। इसी शरीर में 21 ब्रह्मांड बताया गया है। थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन अभी जो सीक्वेंस बता रहे हैं, ये सीक्वेंस होगा 7 पटल। पहला है 7 पाताल जिसको बोला गया, 21 ब्रह्मांड, उसके बाद 7 द्वीप का वर्णन किया गया है, 7 द्वीप। उसके बाद 7 द्वीप के बाद में क्या बताया गया?